हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गोल्डन चांस विद आर्यन चैनल में। मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपका दिल भर आना चाहिए। आपको ऐसा लगे इस कहानी को सुनकर कि जैसे मेरे सामने कोई चलचित्र चल रहा हो। एक ऐसे बाल कलाकार की ये कहानी है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अपने शब्दों में बयां करेंगे। एक ऐसा बाल कलाकार जिसको छोटा जादूगर का नाम दिया गया है। इस कहानी में कहानी शुरू करते हैं हम एक छोटे से लड़के से जिसकी समस्याएं कला को जन्म देती हैं। एक खासियत है जीवन में, जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तभी हम कलाओं से उजागर होने की कोशिश करते हैं। इस लेसन से हम जो सीखेंगे वो आपको अंत तक निष्कर्ष मिल जाएगा। शुरू करते हैं एक ऐसे मैदान से जिस मैदान का नाम है कार्निवाल। के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मतलब कहने का जो है कि एक मैदान जिसका नाम कार्निवाल है, उस मैदान में जगमगाहट थी हर तरह की, और हर तरह का खेल हंसी मजाक हो रहा था। मैं खड़ा था, राइटर कहता है, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। मैं उस जगह पर खड़ा था जहां से एक लड़का साफ दिखाई दे रहा था कि शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद यानी कि दुख के साथ धैर्य की रेखा थी। दुख प्रकट किसके सामने करता अगर धैर्य न करता? धैर्य की रेखा दिखाई देती थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मेरा खिंचाव उसकी ओर जा रहा था। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो उसने उत्तर दिया, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, लड़का बोला। उससे अच्छा तो मैं ताश का खेल में मैं ही दिखा सकता हूँ, बोला। उससे बड़ी प्रबलता से कहा, मतलब बड़े साहस के साथ कहा और उत्साह के साथ कहा कि इससे अच्छा तो खेल मैं ताश का दिखा सकता हूँ। मैं कहीं रुकावट न थी। उसके कहने में कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं पर हिचकिचा रहा हो। कोई रुकावट सी न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वह
तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका। टिकट लगता है वहाँ पर जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा सका। कहने का मतलब उसका ये था। तो फिर राइटर ने कहा, मैंने कहा तो चल, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तू ही मित्र रहे। लेखक कहता है, उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। आप वहाँ बेकार जा रहे हैं। उस लड़के ने कहा, चलो निशाना लगाते हैं। मैंने सहमत होकर कह दिया, चलो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। सूचक सिर हिला रहा था। सुनने वाला सिर हिला दिया कि हाँ। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। मतलब जब लोगों की भीड़ ज़्यादा जमावड़ा हो रहा था तो उमस सी महसूस होने लगी थी। हम दोनों शरबत पी कर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? उसने जवाब दिया, माँ, बड़े शालीनता से माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने पूछा। उसने जवाब दिया, बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए। वह गाँव सब भूल गए। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। जवाब दिया। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। उसने हंसकर जवाब देने की कोशिश की कि तमाशा मैं देखने नहीं निकला हूँ साहब, तमाशा दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के पथ थप दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उसके तेवर देखकर लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्याकुल व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था
मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह पक्का निशानेबाज, उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरी रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा। बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। इतना कहकर मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई कि 2-4 खिलौने क्या हो गए, वो निकल लिए। मैं घूमकर पान की दुकान पर गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के ढिढोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ते के सुरमई बोटानिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में ही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, और सिर पर मेरी रुमाल सूत की रस्सी से बंधी हुई थी। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, अरे दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका जा नहीं सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता हो रहा था। सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए। कहने का मतलब ये है कि एक वाणी से ही उसने एक पुतले बनाकर सबको ब्याह और रूठना मनाना ये तमाशा बना दिया। लोग उसकी वाचालता पर हंसने लगे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है।
यही तो संसार है। लेखक कहता है कि यही तो संसार है कि जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक इंसान अपनी काबिलियत नहीं पहचानने की कोशिश करता है। फिर क्या है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर गई, जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपये दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए। मैंने कहा लड़के। जब मैंने उसको लड़के कहा तो उसने बोला छोटा जादूगर कहिए। नहीं, नाम है, इसी से मेरी जीविका है, यही मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कम्बल लूंगा। और मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। लेखक कहता है, वह नमस्कार करके हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण, मतलब संध्या होने वाले सूर्य की जो अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। मानो जैसे सूर्य अस्त होने पर सब वृक्ष नमन की ओर सर झुका लेते हैं। एक शांत वातावरण था। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर मेरा छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। मतलब हम न चाहते हुए कि मुझे उसी की याद आ रही थी कि जब हम जलपान कर रहे थे, छोटा जादूगर का कमाल याद आ रहा था मुझे। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। से मुझे याद आ रहा था तो वह एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ हो? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं इस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों कपड़ों में सिकुड़ कर कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द ही 10 बज चुका था।
कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा और वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता हो, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा और वह जैसे क्षण भर के लिए गतिमान हो गया, स्फूर्तिमान हो गया हो। मैंने उसकी पीड़ा जानते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कहा, मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। वो स्वयं को ही से सुख दुख को माप सकता है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, ना क्यों आता? और कुछ अधिक वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा और कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुख से वे निकल कर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा हो। ये कहानी आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ये कहानी हमें सीख देती है कि जब हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती हैं, तो हमें परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए हमें कला सीखनी पड़ती है। हमें उन कलाओं में ढलना पड़ता है, जिससे हम अपनी जीविका और जीवन यापन का साधन खोज सकें। हमें लगता है आपको ये कहानी पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।